हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलिज एकेडमी। आज के सेशन में हम भील के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाले हैं। 2019 का है, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 30 एक्सप्लेन किया था। अब क्वेश्चन नंबर 31 ऑनवर्ड्स हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। आई एम संगीता सिंह एंड दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, दैट इज dash relates to establishing job specific, determining the number of personnel required and developing sources of human resources। तो इसमें ऑप्शंस देखिए, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, सिलेक्शन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड ओरिएंटेशन। क्वेश्चन में क्या पूछा है? डैश रिलेट्स टू एस्टैब्लिशिंग जॉब स्पेसिफिकेशन, डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ पर्सनल रिक्वायर्ड एंड डेवलपिंग सोर्सेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, जॉब्स में किस टाइप के पर्सनल की ज़रूरत है, कितने पर्सनल रिक्वायर्ड है और कहाँ से उनको लेके आना है, कैसे लेके आना है, दैट इज ऑल कम्स अंडर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सिलेक्शन तो वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बाद जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है उसके थ्रू सिलेक्शन होता है, तो वो नहीं होगा। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आफ्टर सिलेक्शन, जब जो एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन में होता है तब उस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किया जाता है, उसके परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। ओरिएंटेशन इज इंडक्शन, इंट्रोडक्शन। तो सही आंसर इसका होगा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, ए और एन dash shows the relationship between test scores and performance on the job for a group of people। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है? रिलेशनशिप, इनमें से कौन से ऑप्शंस है जो टेस्ट स्कोर और परफॉर्मेंस, जॉब जो परफॉर्म कर रहा है उसके परफॉर्मेंस के बीच का रिलेशनशिप शो करता है। तो ऑप्शंस देखिए, हिस्टोग्राम है, बार डायग्राम है, एक्सपेक्टेंसी चार्ट है, ग्राफोलॉजी है। ग्राफोलॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही यहाँ से कैंसिल हो गया। नेक्स्ट, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है? ये भी बार लाइक ही डायग्राम होता है, बार लाइक चार्ट होता है जिसमें से कॉलम्स बने होते हैं। ठीक है, इस टाइप का, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और हिस्टोग्राम में जो कॉलम्स होते हैं ना वो एक दूसरे से अटैच रहते हैं। इसमें डिफरेंट रेंज ऑफ क्लासेस जो होता है एक कॉलम में, जैसे 10 to 20 का एक कॉलम है, 20 to 30 का एक कॉलम है, ठीक है, 30 to 40 का एक कॉलम है। तो इस टाइप से ये हिस्टोग्राम है। दिस इज नॉट द रिलेशनशिप बिटवीन टेस्ट स्कोर एंड परफॉर्मेंस ऑन द जॉब। बार डायग्राम और हिस्टोग्राम में यही डिफरेंस है कि बार डायग्राम जो होता है तो इसमें कॉलम्स जो होते हैं वो ऐसे अलग अलग बने होते हैं। ठीक है, इसमें भी एक्स एक्सिस पे जो रेंजेस है वो डिसाइड रहता है। एक्सपेक्टेंसी चार्ट है जो यहाँ पे है। एक्सपेक्टेंसी चार्ट का मतलब ही होता है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टेस्ट स्कोर्स एंड परफॉर्मेंस ऑन द जॉब फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल। एक्सपेक्टेंसी चार्ट क्या है? यूजर फ्रेंडली है, जिससे मैनेजर्स क्या है उनके परफॉर्मेंस को मेजर कर सकता है बेस्ड ऑन द टेस्ट स्कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 33, which of the following is an analysis by which an organization measures where it currently stands and determines what it has to accomplish to improve its HR functions। तो इसका ऑप्शन देखिए, एक एनालिसिस करने का क्वेश्चन में पूछा गया है जिससे ऑर्गेनाइजेशन, उस एनालिसिस के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन को मेजर किया जाता है कि एक्चुअल में वो कहाँ स्टैंड करता है और उसे कहाँ होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी असेसमेंट दैट इज रिलेटेड टू एम्प्लॉय, हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें। परफॉर्मेंस असेसमेंट इज ऑल्सो एम्प्लॉय रिलेटेड। मैन पावर प्लानिंग इज डिफरेंट थिंग। HR ऑडिट इसका सही आंसर है। HR ऑडिट में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशंस के पॉलिसीज क्या है, कौन से प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं, इन सब का ऑडिट होता है, इन सबको इवैल्यूएट करते हैं और उसके बाद पता चलता है कि एक्चुअल में जो उसके पॉलिसीज प्रोसीजर्स है, जो वहाँ पे कल्चर है वो ठीक है कि नहीं, और उससे उसके आगे का फ्यूचर डिसाइड किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन आगे
कैसे इम्प्रूव करेगा, कैसे अपने गोल्स को अकम्प्लिश करेगा। तो HR ऑडिट, ऑडिट से ही समझिए ऑडिट में क्या होता है, अकाउंटिंग में जो ऑडिट आता है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑडिट होता है, वैसे HR का भी ऑडिट होता है। तो फाइनेंस में जो अकाउंट्स होते हैं उनके ऑडिट होते हैं, पैसों का लेन देन कहाँ हुआ है वो सब होता है, ठीक है। HR में क्या होगा, पैसों का लेन देन तो HR का नहीं होता, तो उसमें उसके पॉलिसीज प्रोसीजर्स, जो भी कल्चर है HR डिपार्टमेंट का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो HR डिपार्टमेंट है, तो उसका ऑडिट होता है। तो आंसर विल बी HR ऑडिट। क्वेश्चन नंबर 34, Dash is conscious planning of one's activities and engagement in the jobs one undertakes in the course of his or her life for better fulfillment, growth and financial stability. इंडिविजुअल अपने पूरी लाइफ में जो उसका करियर है उसके बारे में वो प्लान करता है, डिसाइड करता है कि मुझे किस टाइप का काम करना है, कौन से जॉब करना है, और उस जॉब में मेरा क्या आगे का फ्यूचर रहेगा, कितने प्रमोशंस है, ग्रोथ कैसा है, इन सब के बारे में जो प्लानिंग करता है, दैट इज कॉल्ड एज करियर मैनेजमेंट। कॉम्पिटेंसी मैपिंग इज रिलेटेड टू कॉम्पिटेंसी, मतलब आपकी जो अंदर कॉम्पिटेंसी है, मतलब आपका नॉलेज, आपका स्किल्स, ठीक है, जिसे KS से बोलते हैं, नॉलेज स्किल्स एंड असेसमेंट जो बोलते हैं। तो कॉम्पिटेंसी मैपिंग मतलब वो होता है कि कॉम्पिटेंसी को मैप करना रिलेटेड टू जॉब। कॉम्पिटेंसी मॉडलिंग ये भी उसी से रिलेटेड है। करियर एंकर यहाँ पे नहीं होगा, करियर मैनेजमेंट राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गाइडिंग फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस लेबर पॉलिसी इन इंडिया। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, और थ्रू डिफरेंट आर्टिकल्स पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोला जाता है, इट एम्स टू वर्क टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन। उसमें ये दिया गया है कि सिटीजन का वेलफेयर कैसे हो सकता है, उसके बारे में कहा गया है। और पार्ट 3 क्या है, पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स। उसके अंडर आर्टिकल्स आते हैं 16, 19, 23, 24, जिसके बारे में जिसके थ्रू डिग्निटी एट वर्क, ठीक है, वर्क पे सबको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, एक्सप्लॉइटेशन से बचाने की बात होती है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल्स आते हैं 39, 41, 42, 43 एंड 43A, जिसके थ्रू ये आर्टिकल्स गवर्नमेंट को डायरेक्ट करते हैं कि आपको ऐसे रूल्स बनाने, आपको ऐसी पॉलिसीज फ्रेम करनी है जिससे जो वर्कर्स के कंडीशंस है वो अपलिफ्ट हो। तो लेबर पॉलिसी किससे इन्फ्लुएंस होती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर नेटवर्किंग एंड सपोर्टिंग एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स और कलेक्टिव एक्टर्स इन द शेयर्ड परफॉर्मिंग ऑफ HRM एक्टिविटीज। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है HRM में, तो आपको कुछ नहीं देखना है, सीधे आपको EHRM में टिक करना है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं होगा, क्लाउड सर्विसिंग नहीं, डेटा एनालिटिक्स नहीं, EHRM का डेफिनेशन ही है, ये पूरा डेफिनेशन ही यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37, एज पर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, an employee is entitled to be paid bonus in an accounting year provided he has worked in that establishment for not less than 30 वर्किंग डेज। तो बोनस के लिए क्राइटेरिया है कि 30 से कम डेज नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट वर्कर शुड वर्क फॉर 30 डेज, तभी वो बोनस के लिए एलिजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन वर्क लाइफ बेनिफिट फॉर एम्प्लॉय। वर्क लाइफ बेनिफिट मतलब वर्क के साथ पर्सनल लाइफ की क्या बेनिफिट हो सकती है इन ऑप्शंस में से। परफॉर्मेंस बेस्ड पे, ठीक है, परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसको पे मिल रहा है, जस्ट लाइक अ सैलरी उसको, या फिर जस्ट लाइक अ बोनस बोल सकते हैं। इंसेंटिव मिल रहा है, दैट इज रिलेटेड टू वर्क। लॉयल्टी बोनस मिल रहा है, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू वर्क। बट चाइल्ड केयर फैसिलिटी अगर उसे मिल रहा है, इट मीन्स कि वो वर्क के साथ साथ पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करने की उसको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। तो चाइल्ड केयर फैसिलिटी अगर उसको मिल रहा है तो दैट विल बी अ वर्क लाइफ बेनिफिट फॉर एम्प्लॉय। चाइल्ड केयर लीव्स मिलते हैं ना जो गवर्नमेंट ऑफिसेस में हैं, तो इसी के बारे में बोला जा रहा है चाइल्ड केयर फैसिलिटीज। सिस्टम मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन वॉज प्रपोज्ड बाय।
सिस्टम मॉडल किसने प्रपोज किया था इंडस्ट्रियलाइजेशन का? जॉन डनलॉप। ठीक है, आप कहीं पे भी आईआर में टर्म देखेंगे जॉन डनलॉप का रहेगा फॉर सिस्टम मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, टेकिंग स्पेसिफिक एक्शन टूवर्ड्स और अगेंस्ट अ पर्सन बेस्ड ऑन द पर्सन्स ग्रुप इज नोन एज। किसी पर्सन के लिए कोई स्टेप लेना, कोई किसी अगेंस्ट कोई एक्शन लेना बिकॉज ऑन द पर्सन्स ग्रुप, वो किस ग्रुप में रहता है उस ग्रुप के बेसिस पे उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन लेना, तो इनमें से क्या ऑप्शन होगा? डिस्क्रिमिनेशन ही होगा कि उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है बेस्ड ऑन हिज ग्रुप, राइट। बाकी ऑप्शंस इसमें फिट नहीं बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजरमेंट ऑफ द कॉस्ट एंड वैल्यूज ऑफ एचआर इन द ऑर्गेनाइजेशन? क्या हो सकता है इसमें? मेजरमेंट ऑफ द कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ एचआर इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे कॉस्ट मेजर करने की बात हो रही है और जो एचआर वैल्यूज है ऑर्गेनाइजेशन की उसके मेजर करने की बात हो रही है। तो कुछ नहीं आपको देखना है, इसका आंसर होगा एचआर अकाउंटिंग, क्योंकि मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ एचआर। ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग का मतलब होता है कि एक स्टैंडर्ड फिक्स हुआ है, दैट इज बेंचमार्किंग। आंसर विल बी एचआर अकाउंटिंग। Question number 42, which of the following indicates the perception a company's employees share about the firm's psychological environment? कोई एम्प्लॉय है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट की बात कर रहा है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट का वो शेयर कर रहा है अपना परसेप्शन, तो उसे क्या बोला जाएगा? ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, कि ऑर्गेनाइजेशन का कैसा क्लाइमेट है, एनवायरनमेंट कैसा है। तो उसके लिए जो बेस्ट टर्म है एचआर में, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, जो हम ओबी में पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेपरेशन प्रोसीजर इनिशिएटेड बाय द एम्प्लॉयर? ठीक है, इनमें से कौन से ऐसे ऑप्शन नहीं है जो एम्प्लॉयर के थ्रू वो इनिशिएट नहीं होता है सेपरेशन का प्रोसेस? रेजिग्नेशन, डाउनसाइजिंग, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट है वो भी एम्प्लॉयर के तरफ से होता है, ले ऑफ भी टेम्पररी जो सेपरेशन होता है एम्प्लॉयर के तरफ से होता है, डाउनसाइजिंग भी एम्प्लॉयर के तरफ, रेजिग्नेशन है जो एम्प्लॉय खुद रेजिग्नेशन है जो एम्प्लॉय खुद करता है रिजाइन, तो दैट इज वो एम्प्लॉय के पार्ट पे है, एम्प्लॉयर के पार्ट पे नहीं है, तो सही आंसर होगा रेजिग्नेशन। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज प्रेजेंट परफॉर्मेंस एंड प्रोमेटेबिलिटी ऑफ इनसाइड कैंडिडेट्स फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी जो कैंडिडेट है उसका प्रेजेंट परफॉर्मेंस और आगे का उसका प्रमोशन की क्या मतलब क्या सिचुएशन है, वो एक प्रोमिनेंट पोजीशन के लिए अगर सोचा जाए कि ये एक पर्टिकुलर कैंडिडेट ए है, उसका परफॉर्मेंस जज किया जा रहा है, उसके फ्यूचर प्रमोशंस देखे जा रहे हैं और उसको सोच रहे हैं कि इस बेसिस पे उसको वो पोजीशन मिल सकता है ऑन द बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशंस, तो दैट प्रोसेस इज पर्सनल रिप्लेसमेंट चार्ट। इस चार्ट के थ्रू ये देखा जाता है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे कौन सा दूसरा कैंडिडेट है जो फिट हो सकता है जब वो पोस्ट वैकेंट होगा। ठीक है, तो पर्सनल रिप्लेसमेंट चार्ट इसे कहा जाता है। रिक्रूटमेंट पिरामिड, कितने रिक्रूटमेंट्स निकाले, कितने फिल हुए, कितने लोगों ने ज्वाइन किया, ये सब रिक्रूटमेंट पिरामिड में आता है। ग्राफोलॉजी, स्टडी ऑफ ग्राफ्स। ट्रेंड एनालिसिस भी इसमें नहीं होगा, तो सही आंसर इसमें होगा पर्सनल रिप्लेसमेंट चार्ट। क्वेश्चन नंबर 45, एज पर विच अप्रोच ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल and trade union act as a vehicles to ventilate feelings of exploitation by the management? तो इनमें से कौन से ऑप्शंस है? मार्क्सिस्ट अप्रोच, सोशियोलॉजिकल अप्रोच, फिलोसॉफिकल अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल एंड ट्रेड यूनियन एक्ट एज अ व्हीकल्स टू वेंटिलेट, ठीक है, फीलिंग्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बाय द मैनेजमेंट। तो जहाँ पे भी एक्सप्लॉयटेशन ऐसे टर्म्स आते हैं दैट इज मार्क्सिस्ट अप्रोच, क्योंकि मार्क्सिस्ट अप्रोच ही इसके लिए लड़ता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, उल्टा उनको अपलिफ्ट करना है, उनके कंडीशंस जो है वो अपलिफ्ट करने हैं। तो
इसमें मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, ग्रुप्स दैट डेवलप नेचुरली अमंग पीपल विदाउट एनी डायरेक्शन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन विद इन विच दे ऑपरेट आर नोन एज। डेवलप नेचुरली विदाउट एनी डायरेक्शन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने कोई ग्रुप ऐसा नहीं बनाया है। अगर ऑर्गेनाइजेशन बनाता है तो फॉर्मल ग्रुप हो जाएगा, कमांड ग्रुप हो जाएगा, क्वालिटी सर्कल्स एक अलग टाइप का एम्प्लॉय का एसोसिएशन होता है, ग्रुप होता है जो कि क्वालिटी चेक्स वगैरह करते हैं। तो HR में बात करें तो वो पॉलिसीज वगैरह पे चेक होती है, प्रोसीजर्स चेक किए जाते हैं। तो खुद अगर डेवलप हो रहा है तो दैट विल बी द इनफॉर्मल ग्रुप। Right answer is informal group. 47, within 6 months from the date on which Industrial Employment Standing Orders Act 1946 becomes applicable to an industrial establishment, employer shall submit to the certifying officer dash copies of the draft standing order। ठीक है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 जब से इफेक्टिव हुई है उसके एप्लीकेबल है, जिस भी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट को एप्लीकेबल होता है, तो विद इन 6 मंथ जो एम्प्लॉयर है वो 5 कॉपीज ऑफ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाइंग ऑफिसर को सबमिट करेगा एज पर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। तो देखिए एक्ट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस है, तो आपको ये जो फैक्ट्स हैं जिसमें वो आपको स्पेशली याद रखना पड़ेगा। इससे पहले भी क्वेश्चन एक आया था, है ना, इससे रिलेटेड बोनस के क्वेश्चंस आए थे, इससे पहले मैटरनिटी वाली भी क्वेश्चन आई थी पार्ट 1 में। तो इस टाइप के फैक्ट्स आपको लॉ जो एक्ट्स हैं उनके बीच से निकालने पड़ेंगे और याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन अटेम्प्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन विद अ न्यू एम्प्लॉय, न्यू एम्प्लॉय के साथ इंटीग्रेशन बना रहा है ऑर्गेनाइजेशन, तो दैट इज इंडक्शन। इंडक्शन, इंट्रोडक्शन, ओरिएंटेशन, दे आर द सिमिलर टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस अबाउट द पोजिशन द फर्म विल हैव टू फिल एंड प्रिपेयरिंग एक्शन प्लान्स अकॉर्डिंगली इज नोन एज। एडवांस में कौन से पोजीशंस को फिल करना है, उसके लिए एक्शन प्लान प्रिपेयर करना और फिर उसके थ्रू वेरियस प्रोसेस आगे में कंडक्ट कराना, तो दैट इज वर्कफोर्स प्लानिंग। वर्कफोर्स के बारे में प्लान किया जा रहा है कि कौन से पोजीशंस फिल करने हैं, किस टाइप के कैंडिडेट्स को लेना है, उनके क्वालिफिकेशंस क्या होंगे, स्किल्स कौन से रिक्वायर्ड होगी, तो ये सब वर्कफोर्स प्लानिंग में आएगा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। यहाँ पे अगर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होता है तो वो भी हम सही मानते हैं आंसर। ठीक है, बाकी ऑप्शंस यहाँ पे फिट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, इन विच ईयर वाज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, तो ILO कब सेटअप हुआ था, 1990 में सेटअप हुआ था, राइट। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स रैंकिंग एम्प्लॉयज फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट ऑन अ पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का बेस्ट टू वर्स्ट लिखा होता है और उसके बेसिस पे एम्प्लॉयज़ को रैंक दिया जाता है फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक अंटिल ऑल हैव बीन रैंक। तो जैसे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, मान लो सिंसियर, हार्ड वर्किंग है, राइट, ओबीडियंट है, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल। तो इस बेसिस पे बेस्ट टू वर्स्ट का क्राइटेरिया होता है और फिर इस पे मान लीजिए रैंकिंग नंबर दे रहे हैं और फिर रैंक यहाँ पे निकाला जा रहा है हाईएस्ट टू लोएस्ट, तो वो ऑल्टरनेशन रैंकिंग मेथड है। ठीक है, ये परफॉर्मेंस अप्राइजल मेथड्स है, ग्राफिक रेटिंग, ऑल्टरनेशन रैंकिंग, पेयर्ड कंपैरिजन, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल जिसे बार्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करना है तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, परफॉर्मेंस प्लानिंग। परफॉर्मेंस की प्लानिंग की जाती है कि किस तरीके से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करना है। पहले तो एम्प्लॉय को जॉब दिया जाएगा ना कि वो कौन सा जॉब परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद में उसको टारगेट दिया जाएगा एंड देन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वाला प्रोसेस शुरू होगा। तो पहला जो काम है उसमें परफॉर्मेंस प्लानिंग होगा, देन परफॉर्मेंस अप्राइजल इंटरव्यू एंड देन उसे फीडबैक दिया जाएगा कि उसके परफॉर्मेंस में क्या कमी रह गई है या फिर अगर बेंचमार्क के ऊपर है तो उसके लिए भी उसको फीडबैक दिया जाएगा कि और उसको आगे कैसे इसे ही कंटिन्यू रखना है अपने परफॉर्मेंस को।
तो परफॉर्मेंस प्लानिंग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, द प्रैक्टिस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग चेंज बाय सजेस्टिंग दैट एन इम्पेंडिंग क्राइसिस इज लाइकली इज नोन एज। इंट्रोड्यूसिंग चेंज, ऑर्गेनाइजेशन में चेंज इंट्रोड्यूस करना, क्यों? क्योंकि कुछ क्राइसिस आने वाला है। ऑर्गेनाइजेशन प्रेडिक्ट कर लेता है ना कि आगे का उसका किस टाइप का फ्यूचर रहेगा, तो अगर उसे पता है कि ये क्राइसिस आने वाली तो उसके अकॉर्डिंग चेंज लाना ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो कौन सा ऑप्शन होगा जिसका जो कहता है द प्रैक्टिस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग चेंज बाय सजेस्टिंग, तो डूम्सडे का मतलब ही होता है द लास्ट डे ऑफ द वर्ल्ड एग्जिस्टेंस, खत्म होना, आखिरी दिन होना दुनिया का एग्जिस्ट करने का, तो दैट इज डूम्सडे मैनेजमेंट। तो इसी वर्ड से यहाँ पे लाए कि क्राइसिस आने वाला है, उसे प्रिवेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना है। Next question 54. Which of the following kinds of conflict arises due to an incompatibility among the expectation that different people have from a person? एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट होना, रीज़न क्या है? क्योंकि इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है, कंपैटिबल नहीं है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो डैट विल बी रोल कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम डिफरेंट पीपल हैव फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, रोल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे आंसर होगा। प्लान, स्ट्रेटेजी, गोल, दिस इज ऑल रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सन। Question number 55. Which of the following model visualizes an organization as having a cultural pattern in which collective bargaining incorporates a range of activities including collective action, grievance redressal, bargaining, etc. तो मिलर एंड फॉर्म्स मॉडल है, ऐसा है जिसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग में बहुत सारे डिफरेंट रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ होते हैं, कलेक्टिव एक्शन होता है मिलके दोनों पार्टीज विद द हेल्प ऑफ जैसे ट्रेड यूनियन एंड मैनेजमेंट, तो कलेक्टिव एक्शंस इन दोनों के रहते हैं, ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसेस भी होता है और बार्गेनिंग भी की जाती है। Next question 56. Dash is based on showing that scores on a test are related to performance on the job. राइट, रेशियो वैलिडिटी तो खैर है नहीं, क्राइटेरियन टेस्ट और कंटेंट वैलिडिटी है। टेस्ट वैलिडिटी बात करता है कि किस एक्सटेंट तक जो टेस्ट स्कोर है वो परफॉर्मेंस इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस को मेजर कर सकता है। कंटेंट वैलिडिटी उसकी डिग्री के बारे में बात करता है। क्राइटेरियन वैलिडिटी है जो शो करता है स्कोर्स ऑन अ टेस्ट आर रिलेटेड टू परफॉर्मेंस ऑन द जॉब। Next, question number 57. Which of the following is a particular kind of social interaction process between parties who have mutually exclusive or incompatible values? Inclusive नहीं है, mutually exclusive है, मतलब दोनों के intentions अलग है, दोनों के व्यू पॉइंट अलग है और वैल्यूज भी इनकम्पैटिबल, एक दूसरे को सूट नहीं करता है। तो क्या होगा, जब एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रही है तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही, तो इसका आंसर होगा कॉन्फ्लिक्ट। Question number 58. Which of the following is not a stage of collective bargaining? कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या होता है, इश्यूज को आइडेंटिफाई किया जाता है, उस पर नेगोशिएशन होता है, कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मतलब मैनेजमेंट के साथ बार्गेनिंग होती है, ये सारे प्रोसेस उसमें रहते हैं, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी कलेक्टिव बार्गेनिंग का ही पार्ट है। एडजुडिकेशन जो है वो लीगली होता है, लीगली थ्रू कोर्ट में केस जाता है और एक डिसीजन जो है वो बाइंडिंग हो जाता है दोनों पार्टीज पे, तो वो कलेक्टिव बार्गेनिंग में लीगल इश्यूज नहीं आते, वो ऐसे ही सॉल्व होता है थ्रू नेगोशिएशन। तो एडजुडिकेशन है जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का स्टेप नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 59. Which of the following is a collective bargaining situation that occurs when both parties are unable to move further towards settlement, usually because one party is demanding more than other is willing to offer? कॉन्फ्लिक्ट, नेगोशिएशन, मेडिएशन। कॉन्फ्लिक्ट दोनों में लड़ाई हो रही है तो कॉन्फ्लिक्ट दो पार्टीज में, नेगोशिएशन मतलब आपस में नेगोशिएट करें, मेडिएशन मतलब एक मेडिएटर होता है जो दोनों पार्टीज का बात सुनता है और फिर वो अपने सलाह देगा, सजेशन देगा,
इम्पास ऐसा सिचुएशन है जो इस क्वेश्चन में डिस्क्राइब किया गया है, वो इस टाइप का डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाता है कि एक पार्टी उसको ऑफ़र कर रही है कि हाँ हम इतने ये बात आपकी मानेंगे, बट दूसरी पार्टी जो है वो बोलती नहीं हमारी तो ये डिमांड है, हमें ये फुलफ़िल करना है। तो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाता है दोनों पार्टीज़ का एक पर्टिकुलर डिसीजन पे आना, तो दैट सिचुएशन इज़ इम्पास। Question number 60. A or an dash is a series of simulation in which management candidates are asked to perform realistic tasks in hypothetical situation and are scored on their performance. तो ये यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि कैंडिडेट्स को एक ऐसा रियलिस्टिक टास्क परफॉर्म करने दिया जाता है बट हाइपोथेटिकल सिचुएशन में। तो इसमें से सही आंसर होगा मैनेजमेंट असेसमेंट सेंटर, क्योंकि मैनेजमेंट असेसमेंट सेंटर में ही टास्क, सीरीज ऑफ टास्क, इंटरव्यूज, सिमुलेशंस एंड ऐसे एक्सरसाइजेस डिज़ाइन किए जाते हैं जिसमें कैंडिडेट्स क्या है, उस मैनेजमेंट कैंडिडेट विल परफॉर्म इन अ स्पेसिफिक रोल। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में उनको रियलिस्टिक जॉब परफॉर्म करने दिया जाता है, तो दैट इज मैनेजमेंट असेसमेंट सेंटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 60 क्वेश्चंस कवर किए हैं। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।